जी नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सोलंकी। स्वागत करता हूं मैं आपका आपके अपने YouTube चैनल लर्न विद शैलेंद्र में। तो साथियों, ज्योग्राफी के क्लास को आगे बढ़ाते हुए हम ज्योग्राफी क्लास 6 7 का पार्ट 2 करने वाले हैं, जिसमें हम लोग चैप्टर 3 एंड 4 कवर करेंगे। थर्ड पार्ट में ज्योग्राफी हमारी कंप्लीट हो जाएगी। जिन लोगों ने अभी तक 6 to 8 हिस्ट्री पॉलिटी नहीं देखे, आप लोग चैनल पर जाकर हिस्ट्री पॉलिटी देख सकते हो। एनसीईआरटी की कंप्लीट थ्योरी मेरे द्वारा वहां पर कराई गई है। एक एक पॉइंट, एक एक लाइन मेरे द्वारा खुद नोट से तैयार किए गए हैं। तो अगर आप ये पीडीएफ चाहते हैं तो आप 9808347403 आप इस नंबर पर मैसेज करके ग्रुप में शामिल हो सकते हैं। आपको इस ग्रुप में कंप्लीट पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएंगी। इसके साथ साथ लगभग 8000 एमसीक्यू एनसीईआरटी बेस्ड आपको वो तैयार किए जा रहे हैं, वो दिए जाएंगे। प्लस डेली करंट अफेयर की पीडीएफ आपको इस ग्रुप में दी जाती है। मंथली करंट अफेयर की जो मेरे द्वारा वीडियो बनाई जाती है वो आपको यहाँ दिया जाएगा। इसके अलावा करंट अफेयर के जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक या स्टैटिक जीके के जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर मैं वीडियो बनाता हूँ, उसकी पीडीएफ आपको यहाँ पर दे दी जाएगी। इसके अलावा मैंने एक 4 घंटे 42 मिनट का वीडियो बना रखा है, जिसमें मैंने संपूर्ण हिंदी ग्रामर को कवर किया है। इसकी पीडीएफ भी आपको इस ग्रुप में प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो आप ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो थंबनेल पर मेरा नंबर है, या आप लोग 9808347403 यहाँ पर मैसेज करके ग्रुप में जुड़ सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हूँ अपना आज का वीडियो चैप्टर नंबर 3 के साथ। तो चैप्टर 3 हमारा होने वाला है हमारी बदलती पृथ्वी। चैप्टर 3 का नाम है हमारी बदलती पृथ्वी। तो देखिए, स्थल मंडल, जलमंडल, वायुमंडल मैं आपको प्रीवियस क्लासेस में अच्छे से समझा चुका हूं कि क्या होता है। तो स्थल मंडल जो है ये अनेक प्लेटों में विभाजित है, जिन्हें स्थल मंडलीय प्लेट कहते हैं। स्थल मंडलीय प्लेट कहते हैं। ये प्लेट ये प्लेट हमेशा धीमी गति से चारों तरफ घूमती रहती हैं। प्रत्येक वर्ष केवल कुछ मिलीमीटर के लगभग पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा में होने वाली गति के कारण ऐसा होता है। पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ मैग्मा एक वृत्तीय रूप में घूमता रहता है, जैसा कि, ठीक है, यहां तक याद रखिएगा। इसके बाद देखते हैं हम लोग, प्लेट की इस गति के कारण पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन होता है। प्लेट की घूमने की गति होती है, उसके कारण क्या होता है, पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन होता है। पृथ्वी की गति को उन बलों के आधार पर विभाजित किया जाता है जिनके कारण ये गतियां उत्पन्न होती हैं। जो पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होते हैं, उन्हें अंतर्जनित बल या एंडोजेनिक फोर्स कहते हैं। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा यहां पर इस लाइन। जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होते हैं उन्हें अंतर्जनित बल या एंडोजेनिक फोर्स कहते हैं, एवं जो बल पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होते हैं उन्हें बहिर्जनिक बल या एक्सोजेनिक फोर्स कहते हैं। ये दो पॉइंट यहां पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए हो जाते हैं। अंतर्जनित बल कभी कभी आकस्मिक गति के कारण उत्पन्न होते हैं, तो कभी धीमी गति से। कभी क्या होते हैं, आकस्मिक गति से उत्पन्न होते हैं, तो कभी धीमी गति से। और फिर यहां से इंपॉर्टेंट है, भूकंप एवं ज्वालामुखी जैसी आकस्मिक गति के कारण पृथ्वी की सतह पर अत्यधिक हानि होती है। किसके कारण, भूकंप एवं ज्वालामुखी जैसी आकस्मिक गति के कारण पृथ्वी पर अत्यधिक हानि होती है। अब यहां देखिए, स्थल मंडलीय प्लेट, थोड़ा सा इसको समझ लीजिए यहां पर, क्योंकि क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट दे रखे होते हैं यहां से क्वेश्चन बहुत बनता है एनसीईआरटी से। भूपरपटी में अनेक बड़ी एवं कुछ छोटी कठोर असमान आकार की प्लेटें होती हैं, जिन पर महाद्वीप एवं महासागर की सतह टिकी हुई हैं। भूकंपीय तरंगे, देखिए यहां पर भूकंपीय तरंगे 3 प्रकार की होती हैं। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि भूकंपीय तरंगे कितने प्रकार की होती हैं, तो आप याद रखिएगा भूकंपीय तरंगे 3 प्रकार की होती हैं। कितनी, 3 प्रकार। पहली पी तरंगे, दूसरी एल तरंगे, तीसरी एल तरंगे। पी एस एल। तो पी देखिए, पी तरंगे अथवा अनुदैर्ध्य तरंगे कहते हैं। पी तरंगों क्या कहते हैं, अनुदैर्ध्य तरंगे कहते हैं। इनके बारे में डिटेल में मैं आपको बताऊंगा। एस तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। एल तरंगे अथवा पृष्ठीय तरंगे, तरंगे अथवा पृष्ठीय तरंगे।
इन तरह के गुणधर्म विश्वकोश से ज्ञात करने का प्रयास कीजिए, ये मैं आपको अभी डिटेल में बता दूंगा। बस याद रखिएगा PSL 3 प्रकार की भूकंप की तरंगें होती हैं। देखिए अब ये थोड़ा सा यहां पर एक पिक के माध्यम से एनसीईआरटी में समझाने की कोशिश की गई है, इसको थोड़ा सा आप समझ लीजिएगा। ये ज्वालामुखी भूपरपट्टी पर खुला एक ऐसा छिद्र होता है जिससे पिघले हुए पदार्थ अचानक निकलते हैं। ये रहा आपका, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्रेटर जिसे बोला जाता है। और इससे जो निकले हैं ये गैस एवं राखें हैं, और ये क्या है, निकास यानी वेंट, यहाँ होके ये निकल रहा है और ये पिघल करके क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका लावा। ये क्या हो जाएगा, लावा आपका हो जाएगा। ये नीचे वाली मेंटल मैंने बताया था कल, अगर जिसने मेरी कल की वीडियो देखी होगी तो वहां मैंने आपको डिटेल में समझाया था। परपटी, मेंटल, क्रोड, ये सब कुछ मैंने आपको वहां डिटेल में बता रखे हैं। तो देखिए स्थलीय प्लेटों की गति करने पर पृथ्वी की सतह पर कंपन होता है। यहां कंपन कैसे होता है, स्थलीय प्लेटों की गति करने पर पृथ्वी में क्या होता है, सतह पर कंपन होता है। यह कंपन पृथ्वी के चारों ओर गति कर सकता है, पृथ्वी के चारों ओर गति कर सकता है। इस कंपन को भूकंप कहते हैं। इस कंपन को क्या कहा जाता है, भूकंप कहा जाता है। भूपरपट्टी के नीचे वह स्थान, देखिए यहां से क्वेश्चन बनते हैं, वह स्थान जहां कंपन आरंभ होता है उद्गम केंद्र कहलाता है। यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। फिर सुनिए, भूपरपट्टी के नीचे वह स्थान जहां पर कंपन आरंभ होता है, कहां, जहां कंपन आरंभ होता है, उद्गम केंद्र कहलाता है। क्या कहलाता है, उद्गम केंद्र कहलाता है। उद्गम केंद्र के भू सतह पर उसके निकटतम स्थान को, भू सतह पर उसके निकटतम स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं, अधिकेंद्र कहते हैं। अधिकेंद्र से कंपन बाहर की ओर तरंगों के रूप में गमन करता है। 3 प्रकार की तरंग मैंने आपको बताई थी, PS और L में, ठीक है ना। अधिकेंद्र के निकटतम भाग में सर्वाधिक हानि होती है एवं अधिकेंद्र से दूरी बढ़ने के साथ साथ भूकंप की तीव्रता धीरे धीरे कम हो जाती है। यहां से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अधिगम के यहां से बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है। उद्गम केंद्र के भू सतह पर उसके निकटतम स्थान को क्या कहा जाता है, अधिकेंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं, अधिकेंद्र। यहां से, और भूपरपट्टी के नीचे वह स्थान जहां कंपन प्रारंभ होता है, सबसे पहले कंपन जो महसूस होता है उसे उद्गम केंद्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उद्गम केंद्र कहा जाता है। इतना याद रखिएगा, यहां से क्वेश्चन बनने के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं। यहां पर आप देखिए, समझ लीजिए थोड़ा सा, उद्गम केंद्र वह ये उद्गम केंद्र, देखिए उद्गम केंद्र जहां भूकंप उत्पन्न होता है वह भूकंपी ऊर्जा का उद्गम केंद्र कहलाता है। इस फिगर को आप थोड़ा सा समझ सकते हैं, इस फिगर के माध्यम से आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। भूकंपी तरंगें सभी दिशाओं में बाहर की ओर निकलती हैं। ये देखिए सभी दिशाओं में यहाँ से बाहर की ओर निकल रही है। ये अधिकेंद्र हो गया आपका, ये क्या होगा आपका, अधिकेंद्र हो गया। अब देखिए भूकंप, भुज में भूकंप आया था गुजरात के भुज में, तो थोड़ा सा उसके बारे में दे रखा है कि भुज में भूकंप के झटके। 26 जनवरी 2001 को भुज शहर में रिएक्टर स्केल पर 6.9 की तीव्रता वाला भीषण भूकंप आया था। बस इतना याद रखिएगा, बाकी का आप लोग पढ़ना चाहें तो यहां से पढ़ लीजिएगा, वरना रहने दीजिएगा। याद रखिएगा, गुजरात के भुज शहर में भूकंप कब आया, 26 जनवरी 2001 को। और कितने रिएक्टर स्केल का आया था, 6.9 का। कितने का, 6.9 का। बाकी इसमें 971 छात्रों, 31 शिक्षकों की मौत हुई थी। निराशाजनक रहा है शहर में। ये थोड़ा सा पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से नहीं है। अब देखिए, क्या आप जानते हैं, ये थोड़ा सा यहां से क्वेश्चन, देखिए मैं फिर कह रहा हूं, क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही बनते हैं। एनसीईआरटी इसलिए पढ़ना ज्यादा जरूरी हो जाता है। आप कोई भी बुक पढ़ लीजिए, अगर आपने 6 to 12 की एनसीईआरटी सभी सब्जेक्ट की पढ़ ली, ये समझ लीजिए आपका 90% एग्जाम का काम खत्म, 90% आपका हो गया तैयार। विश्व में हजारों छोटे छोटे जलप्रपात हैं। सबसे ऊंचा जलप्रपात दक्षिण अमेरिका के वेनेजुएला का एंजल जलप्रपात है। देखिए आप लोग जीके में ये चीजें पढ़ते चले आते हैं, जीके में ये चीज पढ़ते हैं। अगर मैं फिर कह रहा हूं एनसीईआरटी पढ़ ली तो कुछ भी पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं है। बीपीएससी के चेयरमैन अतुल सर भी कई बार बयान दे चुके कि लूसेंट पढ़ना छोड़ो और एनसीईआरटी पढ़ना स्टार्ट करो। इसलिए मेरा फोकस एनसीईआरटी पर है।
और मैं इतना आपसे बोल चुका हूं, मेरी वीडियो देखिए, मेरे ग्रुप में शामिल हो जाइए, पीडीएफ ले लीजिए, एनसीईआरटी पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जहां एनसीईआरटी पूरे एक दिन में आप लोग पढ़ोगे, फिर उसका रिवीजन करने के लिए आपको एक दिन चाहिए। हो सकता है किसी दिन बुक के तो आप एक दिन में पढ़ भी नहीं पाओ किसी बुक को, तो मेरे नोट्स को आप 1 से 1.5 घंटे में पूरी बुक को तैयार कर सकते हो, इतना मैं आपको यकीन दिलाता हूं। तो देखिए याद रखिए, सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, कहां पर है, देखिए कितने क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं। सबसे ऊंचा कहां पर है, दक्षिण अमेरिका में। कौन सा, वेनेजुएला का एंजेला जलप्रपात है, दक्षिण अमेरिका के वेनेजुएला में स्थित है, और क्या नाम है उसका, एंजेला जलप्रपात है। अन्य जलप्रपात उत्तरी अमेरिका में कनाडा तथा संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर स्थित है। नियाग्रा जलप्रपात है, कहां पर, नियाग्रा जलप्रपात का है संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर स्थित है। और अफ्रीका के में जाम्बिया एवं जिम्बाब्वे की सीमा पर स्थित विक्टोरिया जलप्रपात है। इन तीनों से ही क्वेश्चन बन जाएगा। अगर जलप्रपात का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो इन तीनों से बाहर नहीं जाएगा। अब देखिए भूकंप का मापन देख लेते हैं। भूकंप का मापन एक यंत्र से किया जाता है जिसे भूकंप लेखी कहते हैं। भूकंप का मापन एक यंत्र से होता है जिसे भूकंप लेखी कहा जाता है। भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल पर मापी जाती है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भूकंप की तीव्रता कैसे मापी जाती है, तो रिएक्टर स्केल पर मापी जाती है। जिस भूकंप की तीव्रता 2 अथवा उससे कम होती है उसका प्रभाव नहीं के बराबर होता है। जिस भूकंप की तीव्रता 5 होती है वह वस्तुओं में गिरने की क्षति पहुंचा सकता है। जिस भूकंप की तीव्रता 6 होती है या उससे अधिक होती है तो बहुत शक्तिशाली, और 7 तीव्रता अथवा अधिक होती है वो सर्वाधिक शक्तिशाली समझा जाता है। 2 न के बराबर, 5 वस्तुओं को गिरा सकता है, 6 हानिकारक हो सकता है, 6 से ज्यादा या 7 वो 6 से ज्यादा हानिकारक और 7 से ज्यादा अधिक हानिकारक हो सकता है, सर्वाधिक हानिकारक कह सकते हैं उसको। याद रखिए 2 नेगेटिव न के बराबर, 5 वो वस्तु गिरा सकता है, 6 हानिकारक, 7 और ज्यादा हानिकारक और ज्यादा खतरनाक। मुख्य स्थलाकृतियां अपक्षय एवं अपर्दन नामक 2 प्रक्रमों द्वारा दृश्य भूमि लगातार विघटित होती रहती है। किसके द्वारा, अपक्षय एवं अपर्दन के 2 प्रकार के प्रक्रमों द्वारा। पृथ्वी की सतह पर शैलों के टूटने से अपक्षय की क्रिया होती है। फिर सुनिए, पृथ्वी की सतह पर शैलों के टूटने से क्या होता है, अपक्षय की क्रिया होती है। भूदृश्य पर जल, पवन एवं हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को अपर्दन कहते हैं। होने वाले क्षय को अपर्दन कहते हैं। वायु, जल आदि अपर्दित पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं और फलस्वरूप एक स्थान पर निक्षेपित करते हैं। अपर्दन एवं निक्षेपण के ये प्रक्रम पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न स्थलाकृतियों का निर्माण करते हैं। नदी के कार्य थोड़ा सा देख लीजिए, यहां से क्वेश्चन बनेगा। देखिए अगर बनता है तो देखिए, नदी के जल से दृश्य भूमि का अपर्दन होता है। नदी के जल से क्या होता है, दृश्य भूमि का अपर्दन होता है। जब नदी किसी खड़े ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर शैल या खड़े ढाल वाली नदी घाटी में गिरती है तो यह जलप्रपात बनाती है। यह फिगर है, इसको आप लोग देखने के समझने की कोशिश कीजिएगा, टाइम ज्यादा हो जाएगा वरना वीडियो में बहुत बड़ी हो जाएगी। जब नदी मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करती है तो वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है। जहां मोड़दार मार्ग होगा वहां बहने लगेगी। नदी के इन्हीं बड़े मोड़ों को विसर्प कहते हैं। विसर्प का क्वेश्चन कई बार देखा गया है कि कई बार क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछ लिया गया है कि विसर्प किसे कहते हैं, विसर्प किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो याद रखिए, जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है और नदी के इन्हीं बड़े मोड़ों को विसर्प कहा जाता है। तो नदी के बड़े बड़े मोड़ होते हैं मैदानी क्षेत्रों में बहने के बाद में, तो वो क्या कहलाते हैं, बड़े मोड़ क्या कहलाते हैं, विसर्प कहलाते हैं। इसके बाद विसर्पों के किनारों पर लगातार अपर्दन एवं निक्षेपण शुरू हो जाते हैं। क्या शुरू हो जाते हैं, निक्षेपण एवं अपर्दन शुरू हो जाते हैं। विसर्प लूप के निकट आते जाते हैं। समय के साथ साथ विसर्प लूप नदी से कट जाते हैं और एक अलग झील बनाते हैं जिसे चाप झील भी कहते हैं, जिसे चाप झील भी कहते हैं। यहां से ये बहुत आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट मिल गया।
कभी कभी नदी अपने तटों से बाहर बहने लगती है, फलस्वरूप निकटवर्ती क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। कभी कभी क्या होता है, नदी अपने तटों से बाहर बहने लगती है, उसके फलस्वरूप क्या होता है, आसपास के जो इलाके होते हैं, जो क्षेत्र होते हैं, उनमें क्या हो जाता है, बाढ़ आ जाती है। बाढ़ के कारण नदी के तटों के निकटवर्ती क्षेत्रों महीन मिट्टी एवं अन्य पदार्थों का निक्षेपण करती है। नेक्स्ट देखते हैं, ऐसी मिट्टी एवं पदार्थों का अवसाद कहते हैं। ऐसी मिट्टी जो होती है और एवं पदार्थ जो होते हैं, इनको क्या कहा जाता है, अवसाद कहा जाता है। इससे समतल उपजाऊ बाढ़ग्रस्त मैदान का निर्माण होता है। नदी के उत्थित तटों को तटबंध कहते हैं। नदी के उत्थित जो तट होते हैं उनको क्या कहा जाता है, तटबंध कहा जाता है। समुद्र तक पहुंचते पहुंचते नदी का प्रवाह धीमा हो जाता है तथा नदी अधिक धाराओं में विभाजित हो जाती है। और जिनको क्या कहा जाता है, वितरका कहा जाता है। जिनको क्या कहा जाता है, वितरका कहा जाता है। यहां से पढ़ लीजिएगा, मुख्य नदी वितरका, आप लोग समझ जाओगे। ये डेल्टा है। डेल्टा मैं आपको प्रीवियस वीडियो में पढ़ा चुका हूं कि डेल्टा कैसे बनता है, डिटेल में मैंने आपको वहां समझाया था। और सुंदरबन डेल्टा कौन कौन सी नदियां बनाती हैं, आप लोगों को एग्जाम्पल में कमेंट में बताइएगा मुझे। यहां नदी इतनी धीमी हो जाती है कि यह अपने साथ साथ लाए मलबे का निक्षेपण करने लगती है। प्रत्येक वितरिका अपने मुहाने का निर्माण करती है। सभी मुहाने के अवसादों के संग्रह से डेल्टा का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, डेल्टा का निर्माण होता है। हिमनद के कारण हिमनद पे आ जाते हैं। यहां से क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं, कई बार यहां से क्वेश्चन आप लोगों का बन जाता है। मैं डिटेल में देखिए इसलिए लिखा है क्योंकि इसको शॉर्ट करने से कोई फायदा नहीं था कि मान लीजिए 5 मिनट का वीडियो कम बन जाएगा, फायदा क्या है, आपका क्वेश्चन उसमें से फंसे ही ना। यहां से क्वेश्चन बनने के पूरे पूरे चांसेस है। थोड़ा डिटेल में पढ़िए, अच्छा पढ़िए। ज्यादा पढ़ने की बजाय आप 10 बुक पढ़ने की बजाय एनसीईआरटी पढ़ लीजिए और उसको अच्छे तरीके से पढ़ लिए। कहीं भी आपको प्रॉब्लम फेस करने की आवश्यकता नहीं होगी, प्रॉब्लम फेस आप करोगे ही नहीं। हिमनद अथवा हिमानी बर्फ की नदियां होती हैं। हिमनद तथा हिमानी क्या होता है, बर्फ की नदियां होती हैं। हिमनद अपने नीचे कठोर चट्टानों से गोलाश्मी मिट्टी और पत्थरों को अपर्दित कर देती है और गोलाश्मी मिट्टी एवं पत्थरों से भूदृश्य अपर्दन करती है। हिमनद गहरे गर्तों का निर्माण करते हैं। पर्वत हिमनद क्या करते हैं, गहरे गर्तों का निर्माण करते हैं। पर्वतीय क्षेत्र में बर्फ पिघलने से उन गर्तों में जल भर जाता है और वे सुंदर झील बन जाते हैं। झील कैसे बनती है आप लोग यहां समझ चुके हैं। हिमनद के द्वारा लाए गए पदार्थ जैसे छोटे बड़े सैल, रेत एवं तलछट मिट्टी निक्षेपित होते हैं। ये निक्षेप हिमनद हिमोड़ का निर्माण करते हैं। यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा, अभी एमसीक्यू बनेंगे, यहां से क्वेश्चन बनेगा। ये निक्षेप हिमनद हिमोड़ का निर्माण करते हैं। आगे देखते हैं हम लोग पवन के कार्य। पवन पढ़ लेते हैं। आपने देखा पवन से अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, बहुत क्वेश्चन पवन से बनते हैं, तो इस टॉपिक को आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। यहां से क्वेश्चन बनने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं और शायद ही कोई एग्जाम ऐसा हो जहां अगर पूछा जा रही है ज्योग्राफी तो एक आध क्वेश्चन यहां से जरूर बन जाता। रेगिस्तान में पवन अपर्दन एवं निक्षेपण का प्रमुख कारण है। रेगिस्तान में जो पवन है वो किसका मुख्य कारण है, अपर्दन एवं निक्षेपण का प्रमुख या मुख्य कार्य है, कारक है। रेगिस्तान में आप छत्रक के आकार के सेल देख सकते हैं जिन्हें सामान्यतः छत्रक सेल कहते हैं। यहां से भी एमसीक्यू अभी बनेगा, अभी आपको जब मैं पढ़ाऊंगा एमसीक्यू सॉल्व कराऊंगा तब आप लोग देखोगे यहां से एमसीक्यू बना है। पवन शैल के ऊपरी भाग की अपेक्षा निचले भाग को आसानी से काटती है। पवन क्या करती है, सेल के ऊपरी भाग की अपेक्षा निचले भाग को आसानी से काट सकती है, इसलिए सेल के आधार पर संकीर्ण एवं शीर्ष विस्तृत होते हैं। पवन चलने पर यह अपने साथ रेत को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाती है। जब पवन का बहाव रुकता है तो यह रेत गिरकर छोटी छोटी पहाड़ी बनाती है। इनको बालू टिब्बा कहते हैं। छोटी छोटी पहाड़ी जो बन जाती हैं इनको क्या कहा जाता है, बालू टिब्बा कहा जाता है। जब बालू कण महीन एवं हल्के होते हैं तो वायु उनको उठाकर अत्यधिक दूर ले जा सकती है। जब ये बालू कण विस्तृत क्षेत्रों में निक्षेपित हो जाते हैं तो इसे लोएस कहते हैं। तो इसे क्या कहा जाता है, लोएस कहा जाता है। और चीन में विशाल लोएस निक्षेप पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं विशाल लोएस, कहाँ पाए जाते हैं, आप लोग याद रखिएगा, चीन में पाए जाते हैं।
अब देखिए इस प्रकार हमारा चैप्टर 3 होता है कंप्लीट। जिसने ध्यान से पढ़ा है आप लोग तो इजीली इसके एमसीक्यू कर पाओगे। अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हो तो 9808347403 पर मैसेज करके ग्रुप में शामिल हो सकते हो। जिन मेरे साथियों ने अभी तक वीडियो को लाइक एंड शेयर नहीं किया वो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दें, और जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो देखिए इसमें पहला क्वेश्चन हो जाएगा एमसीक्यू का, इनमें से कौन सी समुद्र की विशेषता नहीं है। समुद्र की विशेषता पूछा गया है, ये सैल, किनारा या समुद्री गुफा या समुद्री किनारा। तो विशेषता पूछी गई है समुद्री तरंग की विशेषता, तो किनारा जो है ये समुद्री तरंग की विशेषता नहीं है। क्या है? समुद्री तरंग की विशेषता नहीं है। हिमनद की निक्षेपण विशेषता है। हिमनद की निक्षेपण विशेषता क्या है ये मैंने आपको बताया था। मैं इससे क्वेश्चन बनेगा, मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा एमसीक्यू। तो बाढ़कृत मैदान, पुलिन या हिमोड़, क्या पूछा गया? हिमनद नदी की निक्षेपण विशेषता जो है ये आपका हो जाएगा हिमोड़। क्या हो जाएगा? हिमोड़। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन 3 हो जाएगा। पृथ्वी की आकस्मिक गतियों के कारण कौन सी घटना होती है? पृथ्वी की आकस्मिक गति के कारण कौन सी घटना होती है? ज्वालामुखी होती है या वलन होता है या बाढ़कृत मैदान होते हैं? तो मैंने बताया था आकस्मिक गति के कारण क्या होते हैं आपके? ज्वालामुखी होती है। क्या होती हैं? ज्वालामुखी आपके हो जाएगा। नेक्स्ट, छत्रक शैलें पाई जाती हैं। मैंने बताया था कि इससे एमसीक्यू बनेगा, ध्यान से पढ़ेगा एमसी, और यही ऐसे प्रकार के क्वेश्चन बन जाते हैं जिनको आप लोग इग्नोर करके चले जाते हैं। फिर आप कहते हो पता नहीं कहां से आ गया, जबकि देखिए 7th क्लास बहुत छोटी क्लास है, यहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा बन जाते हैं। तो छत्रक शैलें पाई जाती हैं रेगिस्तान में, नदी घाटी में, हिमनद में। तो छत्रक शैलें पाई जाती हैं आपकी रेगिस्तान में। कहां पाई जाती हैं? रेगिस्तान में आपकी छत्रक शैल पाई जाती हैं। चाप झील यहां पाई जाती है। चाप झील कहां पाई जाती है? फर्स्ट ऑप्शन हिमनद में, दूसरा नदी घाटी में, तीसरा रेगिस्तान में। तो चाप झील आपकी पाई जाती है नदी घाटी में। कहां पाई जाती हैं? नदी घाटी में आपकी चाप झील पाई जाती हैं। अब हम करेंगे इसके मैचिंग। मैचिंग थोड़े से इसके टफ इसलिए हो जाते हैं क्योंकि एक साइड में हम लोग देखेंगे 6 हमें ऑप्शन दिए गए हैं और मैचिंग के लिए 8 दिए गए हैं। तो कौन किससे मैच करेगा ये आपको याद रखना है। ये आपको याद रखना है कि कौन किससे मैच करेगा। तो हिमनद, हिमनद देखो क्या होता है। हिमनद समुद्री तट, छत्रक शैल बर्फ की नदी या नदियां आपको बताना है कि ये क्या होता है। तो देखिए हिमनद जो मैच करेगा ये कर जाएगा आपका बर्फ की नदी से। किससे मैच कर जाएगा? हिमनद आपका बर्फ की नदी से मैच कर जाएगा। अब देखिए विसर्प, विसर्प किससे मैच करेगा? विसर्प मैच कर जाएगा आपका नदियों से। विसर्प किससे मैच कर जाएगा? आपका नदियों से आपका विसर्प मैच कर जाएगा। पुलिन की बात करें तो पुलिन आपका मैच करेगा, पुलिन आपका मैच कर जाएगा, पुलिन मैच कर जाएगा आपका समुद्री तट से। पुलिन किससे मैच करेगा? आपका पुलिन मैच कर जाएगा आपका समुद्री तट से। किससे? समुद्री तट से। बालू टिब्बा, बालू टिब्बा किससे मैच करेगा? आपका बालू टिब्बा किससे मैच करेगा? बताइए, 5 सेकंड का आपको समय दिया जाता है कि बालू टिब्बा किससे मैच करेगा। तो मैंने बताया बालू टिब्बा कहां होते हैं? ये रेगिस्तान में। मैंने पढ़ाया था अभी बालू टिब्बा कहां होते हैं? रेगिस्तान में। अब है आपका जलप्रपात। जलप्रपात क्या होता है? जलप्रपात मैच करेगा आपका समुद्री भृगु से। किससे? समुद्री भृगु से जलप्रपात आपका मैच कर जाएगा। और लास्ट ऑप्शन है आपके पास भूकंप। भूकंप किससे मैच करेगा? छत्रक शैल, बर्फ। देखिए कौन कौन से ओपन ऑप्शन बचते हैं? छत्रक शैल नहीं, बर्फ की नहीं, और बाकी का पृथ्वी का कंपन, यस, इससे मैच कर जाएगा आपका। भूकंप किससे मैच करेगा? पृथ्वी के कंपन से आपका भूकंप मैच कर जाएगा। इस तरीके से आपका चैप्टर 3 होता है कंप्लीट विद एक्सरसाइज। मैंने सॉल्यूशन करा दिया है आपका, ये सॉल्यूशन हो चुका है और आपके ऑब्जेक्टिव हो गए प्लस आपके मैचिंग में कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4। देखिए आधे घंटे में आपका एक चैप्टर तैयार, 24 मिनट में आपका एक चैप्टर तैयार हो गया है। कोई कोई ये चैप्टर बड़ा था इसलिए इसमें टाइम लगा, किसी किसी चैप्टर में तो हम 10 से 15 मिनट में चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाता है विद एक्सरसाइज। चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है एयर या वायु। चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है
वायु, वायु देखते हैं हम लोग। देखिए हमारी पृथ्वी चारों ओर से वायु से घनी चादर से घिरी हुई है, जिसे वायुमंडल कहा जाता है। हम लोग प्रीवियस चैप्टर में भी ये चीज पढ़कर आए हैं। पृथ्वी पर सभी जीव जीवित रहने के लिए वायुमंडल पर निर्भर है। ये क्वेश्चन बहुत इजी हो गया, बट कभी कभी एग्जाम में यहां से क्वेश्चन बन जाता है। यह हमें सांस लेने के लिए वायु प्रदान करता है एवं सूर्य की हानिकारक किरणों से प्रभाव से हमारी रक्षा भी करता है। यदि सुरक्षा की यह चादर न हो तो हम दिन के समय सूर्य की गर्मी से तप्त होकर जल सकते हैं एवं रात के समय ठंड से जम सकते हैं। दिन में क्या हो सकते हैं, जल सकते हैं, और ठंड में जम सकते हैं। अतः यह वायु राशि है जिससे पृथ्वी का तापमान को रहने योग्य बनाया है। किस बनाया है? पृथ्वी को रहने की योग्य बनाया है। देखिए वायुमंडल का संगठन थोड़ा सा इसको पढ़ लीजिए, यहां से क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं। हालांकि गैसेस के बारे में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं प्रीवियस वीडियो में। तो देखिए जिस वायु का उपयोग हम सांस लेने के लिए करते हैं वास्तव में अनेक गैसों का मिश्रण होती है। नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन ऐसी दो गैसें हैं जिनसे वायुमंडल का बड़ा भाग बना है। जैसे मैंने बताया था, नाइट्रोजन आपकी हमारे वायुमंडल में 78% पाई जाती है। वहीं हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन 21% आपकी हमारे वायुमंडल में पाई जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन एवं हाइड्रोजन कम मात्रा में पाई जाती हैं। सबसे ज्यादा पूछ लिया जाए तो आपकी याद रखिएगा नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%। इन गैसों के अलावा धूल के कण, छोटे छोटे कण भी हवा में मौजूद होते हैं और जलवाष्प भी इंक्लूड होता है वायु में पूछा जाए तो। याद रखिए धूल के कण प्लस जलवाष्प। तो देखिए इसके वायु के विभिन्न संगठन, देखिए अब यहां पर प्रतिशत के रूप में आप देख लीजिए, मैंने आपको बताया था नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन यहां पर 21%, अन्य सभी गैसें 0.04%, आर्गन आपकी 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड आपकी 0.03%। आप इतना यहां से देख सकते हैं। ऑक्सीजन 21, नाइट्रोजन 78, आर्गन इसके बाद तीसरे नंबर की सबसे ज्यादा पाई जाती है 0.93, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03, अन्य सभी गैसें 0.04% पाए जाते हैं। देखिए नाइट्रोजन वायु में सर्वाधिक पाई जाती वाली गैस है, ये अभी हम पढ़ कर आए, 78% है। जब हम सांस लेते हैं तब फेफड़ों में कुछ नाइट्रोजन भी ले जाते हैं और फिर उसे बाहर निकाल देते हैं, परंतु पौधों को अपने जीवन के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। आप लोग जानते हो खाद जो डालते हैं उसमें नाइट्रोजन इंक्लूड होता है। वे सीधे वायु से नाइट्रोजन नहीं ले पाते। मृदा तथा कुछ पौधों की जड़ें में रहने वाले जीवाणु वायु से नाइट्रोजन लेकर इसका स्वरूप बदल देते हैं जिसके पौधे इसका प्रयोग कर सकें, जिससे पौधे इसका प्रयोग कर सकें। याद सुनिए यहां से, पौधे जो होते हैं वायु से सीधे नहीं ले पाते नाइट्रोजन, तो मृदा में तथा कुछ पौधे की जड़ें में रहने वाले जीवाणु क्या करते हैं, वायु से नाइट्रोजन लेकर इसका स्वरूप बदल देते हैं जिससे पौधे इसका प्रयोग कर पाते हैं, जिससे पौधे इसका प्रयोग कर सके। अब देखिए यहां थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में फैलकर पृथ्वी से विकृत ऊष्मा को पृथ्वी पर रोककर ग्रीन हाउस गैस प्रभाव करती है। कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी गैस? कार्बन डाइऑक्साइड। इसलिए इसे ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहा जाता है? ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है। और इसके अभाव में धरती इतनी ठंडी हो जाती है कि इस पर रहना असंभव होता, किंतु जब कारखानों एवं कार के धुएं से वायुमंडल में इसका स्तर बढ़ता है तब इसकी ऊष्मा के द्वारा क्या होता है, पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है। इससे भूमंडलीय तापन, या आपने पढ़ा होगा ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं इसको, क्या कहा जाता है? ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। यहां से मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन एक बन सकता है, क्योंकि यहां से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। जब वायु गर्म होती है तो फैलती है और हल्की होकर ऊपर उड़ती है। याद रखिएगा गर्म वायु हल्की होती है, ठंडी वायु भारी होती है, इतना याद रखिएगा। ठंडी वायु सघन और भारी होती है, इसलिए इसमें नीचे रहने की प्रवृत्ति होती है। ठंडी वायु कैसी होती है? सघन एवं भारी होती है, इसलिए इसमें नीचे रहने की प्रवृत्ति होती है।
गर्म वायु के ऊपर उठने पर आसपास के क्षेत्रों में ठंडी वायु रिक्त स्थान को भरने के लिए वहां जाती है। इस प्रकार वायु चक्र चलता रहता है। इस प्रकार वायु चक्र चलता रहता है। याद रखना कि गर्म वायु क्या होता है, ठंड गर्म वाली वायु जो है वो हल्की होती है, इसलिए ऊपर पाई जाती है, ऊपर उठती है। ठंडी वायु सघन एवं भारी होती है, इसलिए वो नीचे रहने की उसमें प्रवृत्ति पाई जाती है। ऑक्सीजन वायु में प्रचुरता से मिलने वाली दूसरी गैस है, क्योंकि कितनी मिलती है, 21% मिलती है। मनुष्य तथा पशु सांस लेने से ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। हरे पादप प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। क्या करते हैं लोग, ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। इस वायु में ऑक्सीजन की मात्रा समान बनी रहती है। यदि हम वृक्ष काटते हैं तो संतुलन बिगड़ सकता है। संतुलन क्यों बिगड़ सकता है, वृक्षों को काटने के कारण। अब एक और इसमें महत्वपूर्ण गैस हो जाती है कार्बन डाइऑक्साइड। एक और महत्वपूर्ण कौन सी गैस है इसमें, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड अन्य महत्वपूर्ण गैस है। हरे पादप अपने भोजन के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं और निकालते कौन सी है, आप लोग याद रखिए, ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन वापस देते हैं। लेते कौन से हैं, आप याद रखिएगा, इनहेल कौन सी करते हैं वो लोग, ये करते हैं आपकी कार्बन डाइऑक्साइड, निकालते कौन सी है, ऑक्सीजन। मनुष्य और पशु कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। हम लोग क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। मनुष्यों तथा पशुओं द्वारा बाहर छोड़ी जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पादपों द्वारा प्रयोग की जाने वाली गैस के बराबर होती है, जिससे ये क्या होता है, संतुलन बना रहता है, जिससे संतुलन बना रहता है। लेकिन यह संतुलन कोयला तथा खनिज तेल आदि ईंधनों के जलाने से गड़बड़ा जाता है। किससे गड़बड़ा जाता है, कोयला तथा खनिज तेल के ईंधनों को जलाने से गड़बड़ा जाता है। वे वायुमंडल में प्रतिवर्ष करोड़ों टन कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी करते हैं। परिणाम स्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ा हुआ आयतन पृथ्वी पर मौसम तथा जलवायु को प्रभावित करता है, जलवायु को प्रभावित कर देता है। नेक्स्ट है बाह्य वायुमंडल, थोड़ा सा देख लीजिए। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड। देखिए मौसम क्या है, मौसम पढ़ लेते हैं, यहां से मौसम पूछ लिया जाता है। मौसम देखिए, मौसम वायुमंडल की प्रत्येक घंटे तथा दिन प्रतिदिन की स्थिति होती है। मौसम क्या होता है, वायुमंडल की प्रत्येक घंटे तथा दिन प्रतिदिन की स्थिति होती है। जबकि जलवायु क्या है, जलवायु दीर्घ काल में किसी स्थान का औसत मौसम जो होता है उस स्थान की जलवायु बताता है। और मौसम क्या होता है, दिन प्रतिदिन की स्थिति होती है। अब देख लेते हैं यहां से कि देखिए, हम पृथ्वी जो है वो सूर्य की ऊर्जा के केवल 2 अरब भाग, 2 अरब में भाग के ही प्राप्त करती है। केवल क्या, 2 अरब भाग भी प्राप्त करती है। तापमान देख लेते हैं। प्रतिदिन जिस तापमान का अनुभव करते हैं वह वायुमंडल का तापमान होता है। वायु में मौजूद ताप एवं शीतलता के परिणाम को तापमान कहते हैं। वायुमंडल का तापमान केवल दिन और रात में ही नहीं बदलता, बल्कि ऋतुओं के अनुसार भी बदलता रहता है। शीत ऋतु की अपेक्षा ग्रीष्म ऋतु ज्यादा गर्म होती है। शीत ऋतु की अपेक्षा ग्रीष्म ऋतु ज्यादा गर्म होती है। अब देख लीजिए आतपन, देखिए आतपन क्या होता है। आतपन क्या होता है, एक महत्वपूर्ण कारक है जो तापमान के वितरण को प्रभावित करता है। सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है आतपन कहलाती है। याद रखिएगा, सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है उसे आतपन कहते हैं। आतपन या सूर्यताप, आतपन या सूर्यताप की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती है। यहां से क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं कि देखिए, आतपन या सूर्यताप जो होता है की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती है, इसलिए तापमान उसी प्रकार घटता है, तापमान उसी प्रकार घटता है।
वायुदाब, वायुदाब देखिए, वायुदाब मैं पहले पढ़ा चुका हूं प्रीवियस क्लासेस में, पर थोड़ा सा देख लीजिए। वायु हमारे शरीर पर उच्च दाब के साथ बल लगाती है। वायु हमारे शरीर पर क्या करती है? उच्च दाब के साथ बल लगाती है, किंतु हम इसका अनुभव नहीं करते। हम क्या करते हैं? इसका अनुभव नहीं कर पाते हैं। इसलिए क्योंकि वायु का दाब हमारे ऊपर सभी दिशाओं से लगता है और हमारा शरीर विपरीत बल लगाता है। हमारा शरीर भी क्या करता है? विपरीत बल लगाता है। पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब वायु दाब कहलाता है। यहां से पढ़िए, पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया बल वायु दाब कहलाता है। और वायुमंडल में ऊपर की ओर जाने पर दाब तेजी से गिरने लगता है। वायुमंडल में ऊपर जाएंगे तो दाब आपका घटेगा। वायुमंडल में ऊपर जाने पर दाब और ताप दोनों घटते हैं, याद रखिए, दाब भी घटता है, ताप भी घटता है। समुद्र स्तर पर वायु दाब सर्वाधिक होता है। यहां से क्वेश्चन बनने के बहुत चांसेस होते हैं। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। सर्वाधिक वायुदाब कहां पाया जाता है? तो समुद्री स्तर पर सर्वाधिक वायुदाब पाया जाता है। और ऊंचाई पर जाने पर यह घटता है। यह क्या होता है? ऊंचाई पर घटता है। वायुदाब का क्षैतिज वितरण, वायुदाब का क्षैतिज वितरण किसी स्थान पर उपस्थित वायु के ताप द्वारा प्रभावित होता है। अत्यधिक तापमान वाले क्षेत्रों में वायु गर्म होकर ऊपर उठती है। यह निम्न दाब क्षेत्र बनाता है। यह क्या बनाता है? निम्न दाब क्षेत्र बनाता है। और निम्न दाब क्षेत्र क्या होता है? निम्न दाब बादल युक्त आकाश एवं नम मौसम के साथ जुड़ा होता है। किसके साथ? नम मौसम के साथ जुड़ा होता है। कम तापमान वाले क्षेत्रों की वायु ठंडी होती है। जहां कम तापमान होगा वहां वायु कैसी होगी? वायु वहां पर ठंडी होगी। मैंने बताया था ठंडी वायु कैसी होती है? भारी होती है। इसके फलस्वरूप यह भारी होती है। भारी वायु निमेजित होकर उच्च दाब क्षेत्र बनाती है। कौन सा? उच्च दाब क्षेत्र बनाती है। उच्च दाब के कारण स्पष्ट एवं स्वच्छ आकाश, स्पष्ट के साथ क्या होता है? स्पष्ट एवं स्वच्छ आकाश होता है। स्पष्ट एवं स्वच्छ आकाश होता है। वायु सदैव, ये क्वेश्चन बहुत ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी आपके लिए। वायु सदैव क्या करती है? उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर गमन करती है। कई बार आपका एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि वायु किस दिशा से किस दिशा की ओर गमन करती है? तो उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर गमन करती है। पवन, पवन देख लेते हैं हम लोग, पवन क्या होता है? उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति को पवन कहते हैं। पवन किसको कहते हैं? उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति को पवन कहते हैं। जब सड़क पर गिरी पत्तियां को उड़ाती है तो तूफान की छोड़ो, कभी कभी सब उड़ाते देखेंगे। चलिए, यही इंपॉर्टेंट था इसमें। और पवन क्या होता है? मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। पवन क्या होती है? मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं। तीनों प्रकार अभी मैं आपको बताने जा रहा हूं। अभी आगे हम देख लेंगे पवनों के तीनों प्रकार हम लोग देखने वाले हैं। पवन का नाम उसके आने की दिशा के आधार पर निर्धारित होता है। उदाहरण के लिए पश्चिम से आने वाली पवन जो है उन्हें पश्चिमी या पछुआ पवन कहते हैं। पश्चिम की ओर से आने वाली पवन को क्या कहा जाता है? पछुआ या पश्चिमी पवन कहा जाता है। तापमान को मापने की मात्रा इकाई डिग्री सेल्सियस है। तापमान कितना मापा जाता है? डिग्री सेल्सियस में तापमान आपका मापा जाता है। इसका आविष्कार एंडर्स सेल्सियस ने किया था। तापमान मापने की इकाई का आविष्कार किसने किया था? एंडर्स सेल्सियस ने किया था। सेल्सियस पैमाने पर जल 0 डिग्री सेल्सियस पर जमता है एवं 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। जल क्या होता है? 0, ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जल कब जमने लगता है? जो 0 डिग्री सेल्सियस पर जल जमने लग जाता है और 100 डिग्री सेल्सियस पर जल बॉयल होने लगता है, उबलने लग जाता है। देखिए, चांद पर वायु नहीं है। चांद पर क्या है? वायु नहीं है, अतः वहां वायुदाब भी नहीं है। ये पूछ लिया जाता है क्वेश्चन कि चंद्रमा पर वायुदाब है, तो चंद्रमा पर वायुदाब नहीं है। अंतरिक्ष यात्री जब चांद पर जाते हैं तो वे विशेष रूप से सुरक्षित हवा से भरी हुई अंतरिक्ष पोशाक पहनते हैं। यदि वे इस अंतरिक्ष पोशाक को नहीं पहनेंगे तो अंतरिक्ष यात्रियों के शरीर द्वारा विपरीत बल लगाने के कारण उनकी रक्तस्रावें फट सकती हैं, जिससे अंतरिक्ष यात्री रक्तस्रावित हो सकते हैं।
तो बस इतना इसमें पढ़ लीजिएगा कि अंतरिक्ष यात्री, आप लोग 1 मिनट नहीं हो जाएगा, चलिए जब तक खत्म, कितनी है अभी, चलिए मैं 1 मिनट वेट कीजिए, मैं चार्जिंग में लगा दूं लैपटॉप को। यस, देखिए मैंने आपको पवन के 3 प्रकार बताए थे, पवन के मैंने क्या बताए थे, 3 प्रकार मैंने बताए थे, ध्यान से पढ़िएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से क्वेश्चन बनने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, और ये मैं आपको अच्छे से पहले समझा चुका हूं, अब भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा। जिसने ये पढ़ लिया, जिसने ये मैप, ये फिगर जिसके माइंड में आ गया, वो कभी भी गलती नहीं कर सकता, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए 3 पवनें बताई थी, पहली स्थायी पवन है, दूसरी मौसमी पवन है, तीसरी स्थानीय पवन है। तो पहले देखते हैं हम लोग स्थायी पवनें। व्यापारिक पश्चिमी एवं पूर्वी पवनें स्थायी पवनें हैं, व्यापारिक पवनें कह लीजिए या इनको हम लोग स्थायी पवन कहते हैं। क्वेश्चन यही भी पूछ लिया जाता है कि किन पवनों को स्थायी पवन कहते हैं, तो व्यापारिक पवनें स्थायी पवन कहलाती हैं। ये वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती हैं, ये क्या होती हैं, वर्ष भर निश्चित दिशा में चलती हैं, क्या करेगा, निश्चित दिशा में ये चलती हैं। दूसरी मौसमी पवनें, ये पवनें विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा बदलती रहती हैं, उदाहरण के लिए भारत में मानसूनी पवनें, मौसमी पवनों को ही मानसूनी पवन कहते हैं। फिर सुनिए, स्थायी पवनें व्यापारिक पवनें होती हैं, मौसमी पवनें मानसूनी पवनें होती हैं, और स्थानीय पवनें, स्थायी और स्थानीय में अंतर है, ध्यान से रखिएगा। ये पवनें किसी छोटे क्षेत्र में वर्ष या दिन में किसी विशेष समय में चलती हैं, उदाहरण के लिए स्थल एवं समुद्री समीर, स्थल एवं समुद्री समीर कौन सी पवन होती हैं, स्थानीय पवनें होती हैं। ये क्वेश्चन यहां से पूछ लिया जाता है। अब देखिए यहां से और सुन लीजिए, भारत के उत्तरी क्षेत्र में की गर्म एवं शुष्क स्थानीय पवन को क्या कहते हैं, लू कहते हैं, इतना यहां से पढ़ लीजिएगा। भारत के उत्तरी क्षेत्र की गर्म जो वायु होती है, शुष्क स्थानीय, इसे क्या कहा जाता है, इसे लू कहते हैं, क्या कहा जाता है, इसे लू कहते हैं। अब थोड़ा सा यहां समझने की इसको कोशिश कीजिए, वैसे आप लोग पढ़ लीजिएगा इसको। मैंने बताया था ये क्या है, 0 डिग्री बताया था, ये 23.5 बताया था मैंने, 23.5, और ये हो गया आपका 23.5, ये कर्क बताया था, ये मैंने मकर बताया था, ये मैंने विषुवत बताया था। तो इनके बीच में मैंने बता दिया था यहाँ क्या होता है, ये, और सबसे यहाँ आपका शीत होता है, इस तरीके से मैंने आपको यहाँ पर ये समझाया था। ये एरिया आपका शीतोष्ण पाया जाता है, ये क्या पाया जाता है, शीतोष्ण पाया जाता है। तो देखिए यहाँ क्या बताना चाह रहा है, ये देखिए यहां से ये पवन है, और ये व्यापारिक पवनें हैं। तो व्यापारिक पवनें कहां से कहां चलती हैं, हम लोग बात करें 23.5 उत्तर से और 23.5 मकर, इनके बीच में कौन सी पवन चलती हैं, व्यापारिक पवनें चलती हैं। कैसी पवनें चलती हैं, व्यापारिक पवनें यहां से चलती हैं। तो इस फिगर को आप इस तरीके थोड़ा सा पढ़ लेंगे तो आपकी समझ में ये अच्छे से आ जाएगा। थोड़ा सा इसको देखने की कोशिश कीजिएगा, समझ जाओगे। ये पूरा मैं आपको समझा चुका था उस दिन, डिटेल में मैंने आपको समझा दिया था ये पूरा कौन कौन सा होता है। तो इनको पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा, कौन से अक्षांश से कहां तक ये होती हैं। अब आर्द्रता देख लीजिए, आर्द्रता, आर्द्रता देख लेते हैं। जब जल पृथ्वी एवं विभिन्न जलाशयों में वाष्पित होता है तो यह जलवाष्प बन जाता है। क्या होता है, जलवाष्प बन जाता है। वायु में किसी भी समय जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। किसे कहते हैं, आर्द्रता कहते हैं। और जब वायु में जलवाष्प की मात्रा अत्यधिक होती है तो इसे हम आर्द्र दिन कहते हैं। ज्यादा मात्रा को क्या कहते हैं, आर्द्र दिन कहते हैं। जैसे जैसे वायु गर्म होती है इसकी जलवाष्प धारण करने की क्षमता बढ़ती है और इस प्रकार यह अत्यधिक आर्द्र हो जाती है। आर्द्र दिन में कपड़े सूखने में काफी समय लगता है एवं हमारे शरीर से पसीना आसानी से नहीं सूखता और हम असहज महसूस करते हैं। आपने देखा होगा बारिश का मौसम होता है उस समय पर हमें सबसे ज्यादा पसीना हम लोग महसूस करते हैं। जब जलवाष्प ऊपर उठता है तो यह ठंडा होना शुरू हो जाता है। जलवाष्प संघनित होकर ठंडा होकर जल की बूंद बनाते हैं। बादल इन्हीं जल की बूंदों का ही एक समूह होता है। जब जल की ये बूंदें इतनी भारी हो जाती हैं कि वायु में तैर न सके तब ये वर्षण के रूप में नीचे
आ जाते हैं, तब ये वर्षण के रूप में नीचे आ जाती हैं। आकाश में उड़ते हुए पीछे सफेद, देखिए यहां से पढ़ लीजिए, आकाश में उड़ते हुए जेट हवाई जहाज अपने पीछे सफेद पथ पर चिन्ह छोड़ते हैं। इनके इंजनों से निकलने वाली नमी संघनित हो जाती है। इसके जो इंजन से नमी निकलती है वो क्या होती है, संघनित यानी जम जाती है। वायु के गतिमान न रहने की स्थिति में यह संघनित नमी कुछ देर तक पथ के रूप में बन जाती है। पृथ्वी पर जल के रूप में गिरने वाला वर्षण वर्षा कहलाता है। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बन जाता है कि पृथ्वी पथ पर जल के रूप में गिरने वाला वर्षण क्या होता है, वर्षा कहलाता है। ज्यादातर भौमजल वर्षा जल से ही प्राप्त होता है। ज्यादातर भौमजल कहां से प्राप्त होता है, वर्षा जल से ही प्राप्त होता है। पौधे जल संरक्षण में मदद करते हैं। पौधे क्या करते हैं, जल संरक्षण में मदद करते हैं। जब पहाड़ी पार्श्वों से पेड़ काटे जाते हैं, वर्षा जल अनावृत पहाड़ों से नीचे बहता है एवं निचले इलाकों में बाढ़ का कारण बनता है। ये बस इतना ही था। यहां से पढ़ लीजिए, संवहनी वर्षा, पर्वतीय वर्षा एवं चक्रवाती वर्षा। ये थोड़ा सा मैं आपको अभी आगे बता रहा हूं, ये हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में इनको डिटेल में पढ़ लेंगे, ठीक है ना। अब हम लोग इसकी एक्सरसाइज को सॉल्व कर लेते हैं। तो इसकी एक्सरसाइज पर हम लोग आ चुके हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गैस हमें सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाती है। सूर्य की हानिकारक किरणों से कौन बचाती है, ओजोन बचाई जाती है। कौन सी, ओजोन बचाती है। और ओजोन आपकी समता मंडल में पाई जाती है। कहां पर, समता मंडल में पाई जाती है। इसको स्ट्रेटोस्फीयर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्ट्रेटोस्फीयर भी इसको कहते हैं। वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत कौन सी है, देखिए वैसे तो सभी महत्वपूर्ण है, बट क्षोभमंडल इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि मौसम संबंधी जितनी भी घटनाएं होती हैं वो क्षोभमंडल में होती हैं। क्या होता है यहाँ पर, मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं। क्षोभमंडल में क्या होता है, मौसम संबंधी घटनाएं आपकी होती हैं, याद रखिएगा। मौसम संबंधी जितनी भी घटनाएं होंगी ये क्षोभमंडल में आपकी होंगी, इसमें क्षोभमंडल में। और समता मंडल में आपका क्या होता है, ये जो क्षमता मंडल में आपकी ओजोन लेयर पाई जाती है। इसमें एक और क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हवाई जहाज कहां उड़ते हैं, तो हवाई जहाज जो है आपके समता मंडल में उड़ते हैं। और क्वेश्चन 3, वायुमंडल की निम्न परतों में से कौन सी बादल विहीन है। कौन सी बादल विहीन है, आपको इतना बताना है। कौन सी बादल विहीन है, क्षोभमंडल, समता मंडल एवं मंदमंडल। तो बादल विहीन हो जाएगी आपकी समता मंडल। ऑप्शन डी, या क्वेश्चन कह सकते हैं हम लोग। क्वेश्चन 4 है आपका, वायुमंडल की परतों में जब हम ऊपर उठते हैं तब वायुदाब क्या होता है। ऊपर जाने पर मैंने बताया था हमेशा वायुदाब आपका घटता है। वायुदाब क्या होता है, घटता है। जब वृष्टि तरल रूप में पृथ्वी पर आती है तो उसे क्या कहते हैं, वर्षा कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, वर्षा कहा जाता है। अब देख लेते हैं हम लोग यहां से मैचिंग। जिसने पवन अच्छे से पढ़ी है, पवन जिसने अच्छे से पढ़ी है वो इजीली इनको कर पाएगा। तो व्यापारिक पवन, व्यापारिक पवन किसको कहते हैं, सूर्य से आने वाली ऊष्मा नहीं, मौसमी पवन नहीं, पवन की क्षति गति ओजोन, स्थायी पवन। व्यापारिक पवन किसको कहा जाता है, स्थायी पवन को व्यापारिक पवन कहा जाता है। लू किसको कहते हैं, लू कहते हैं स्थानीय पवन को। लू किसको कहते हैं, स्थानीय पवन को लू कहा जाता है। मानसून क्या है, मानसून क्या है, सूर्य से आने वाली ऊर्जा, मौसमी पवन, पवन की क्षति। तो मानसून सूर्य से आने वाली ऊर्जा। और पवन बचता है, पवन आपका क्या है, पवन आपको बता नहीं, मानसून हो जाएगा आपका मौसमी पवन। मानसून क्या हो जाएगा, मौसमी पवन आपका हो जाएगा। अब बचता है पवन, तो पवन की क्षैतिज गति, पवन की क्षैतिज गति क्या कहलाती है, पवन कहलाती है। पवन की क्षैतिज गति क्या कहलाती है, पवन कहलाती है। तो इस प्रकार आपका यहाँ चैप्टर 4 भी होता है कंप्लीट। अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो आपको इस नंबर पर मैसेज करके आप लोग ग्रुप में शामिल हो सकते हैं, 9808347403। और आप व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिएगा, आपको ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा, वहां आपको सारी पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएंगी। तो ये था साथियों हमारा चैप्टर 3 और 4 एनसीईआरटी का वीडियो क्लास 7 का ज्योग्राफी। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फ्रेंड से भी सब्सक्राइब कराइएगा आप लोग। तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आपको लेनी जॉब, इसके लिए पढ़ते रहिए। तो थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।